देखो जी, एक होता है नाइट्रोजिनस बेस, उसके साथ जुड़ जाती है पेंटोस शुगर और ये दोनों मिलके बना देते हैं न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड में या फिर बोल लो नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोस शुगर में अगर फॉस्फेट जुड़ जाए तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब कुछ बच्चे मासूम बच्चे होंगे जो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में भी गड़बड़ कर देंगे। ठीक है जी, इसको ऐसे याद रखना। देखो यहां पर आ रहा है टी, टी यानी टॉल, टॉल यानी लंबा, लंबा बड़ा। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड बड़ा है, न्यूक्लियोसाइड छोटा है, तो ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा कि न्यूक्लियोटाइड बड़ा था यानी न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट करना है। उल्टा मत कर देना, मैं जानता हूं होंगे कुछ मासूम बच्चे। ठीक है जी, अब देखो यहां पर हमने बात की है नाइट्रोजिनस बेस की। अब ये नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक प्योरीन्स, एक पायरिमिडीन्स। प्योरीन्स में आएंगे अपने एजी यानी एडिनाइन गुआनिन, और पायरिमिडीन्स में आएंगे सीटीयू साइटोसिन थाइमीन यूरेसिल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। अब फिर से हम इस पे आ जाते हैं। देखो न्यूक्लियोटाइड अपने पास बनके तैयार था, अब मैं बहुत सारे एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब एक तरीके से पॉलीमर बना दिया न्यूक्लियोटाइड का, एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आ जाएं तो बन जाएगा क्या, न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। ठीक है जी, न्यूक्लिक एसिड अब दो तरीके के हो सकते हैं, एक डीएनए हो सकता है, एक आरएनए हो सकता है। अब आपको पूछना चाहिए डीएनए और आरएनए में फर्क क्या होता है, तो डीएनए और आरएनए में फर्क क्या होता है वो हम देखने जा रहे हैं। एक तो शुगर का फर्क होता है, एक नाइट्रोजिनस बेस का फर्क होता है। ठीक है जी, देखो शुगर का मामला यहां समझते हैं इस डायग्राम से। ये आपकी राइबोस है, ये आपकी क्या है, राइबोस है। ठीक है जी, अब इस राइबोस में से अगर मैं ये ऑक्सीजन निकाल दूं, ऑक्सीजन को निकाल दिया, डी मतलब निकाल दिया, किसको, ऑक्सीजन को, किस में से, राइबोस में से, तो ये बन जाएगी आपकी डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन है तो राइबोस है, इस ऑक्सीजन को निकाल दिया, डी मतलब निकाल दिया। ठीक है, ये बन जाएगी आपकी डीऑक्सीराइबोस। तो एक तो ये फर्क हो गया कि डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोस होती है और आरएनए के अंदर राइबोस होती है। नाइट्रोजिनस बेस की बात करें तो कौन से थे अपने पास, टोटल कितने थे, ए जी सी टी यू। ठीक है, अब बात करें डीएनए में तो डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, एटीजीसी होते हैं, और आरएनए में थाइमीन नहीं होता, एजीसीयू होते हैं। ये हमने फर्क देख लिया। अब एक डीएनए के लिए रूल होता है शरगाफ्स रूल, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये मिल जाएगा। ठीक है, डीएनए के लिए रूल होता है, ये क्या बोलता है, प्यूरीन की संख्या पायरिमिडीन के बराबर होती है। प्यूरीन में क्या थे, अपने एजी थे, और पायरिमिडीन में अपने टीसी थे। ठीक है जी, अब डीएनए के बारे में कुछ थ्योरेटिकल जानकारी दी हुई है, उसको यहां एक बारी में निपटा लेंगे। डीएनए को फर्स्ट आइडेंटिफाई किसने किया, एज न्यूक्लियन किया था, किसने, फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में। डीएनए के बारे में डबल हेलिक्स मॉडल बहुत फेमस है, किसने दिया, वॉटसन एंड क्रिक ने। डीएनए की एक्सरे का यूज करके किसने स्टडी की थी, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने। सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और डीएनए का नेचर एसिडिक नेचर का डीएनए होता है। अब देखो जी, ये बहुत फेमस है डबल हेलिक्स मॉडल। अब हम मेनली ये पढ़ने वाले हैं, ये डबल हेलिक्स मॉडल जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, इसमें क्या क्या है। अब देखो जी, हम डीएनए देखने जा रहे हैं, डीएनए कैसा दिखाई देता है। देखो जी, ये है अपना डीएनए, इसमें ये ब्लैक कलर में क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है, एटीजीसी एटीजीसी, और लाल रंग में अपनी पेंटोस शुगर है ना, एस मैंने लिखा हुआ शुगर है, और पी से अपने ब्लू कलर के ये क्या है, पी से अपने फॉस्फेट हैं। ठीक है जी, अब अपने को एक कंफ्यूजन से बाहर निकलना है कि किसमें कैसी बॉन्डिंग, कहां पे कैसी बॉन्डिंग हो रही है, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो इसको बिल्कुल प्यार से समझेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें तीन तरीके की बॉन्डिंग आपको दिखाई देंगी। एक तो नाइट्रोजिनस बेस के बीच में हो रही है, ये एक तरीके की बॉन्डिंग है। दूसरी बॉन्डिंग नाइट्रोजिनस बेस और शुगर के बीच में हो रही है, और तीसरी बॉन्डिंग शुगर और ये फॉस्फेट के बीच में हो रही है। तीन तरीके की बॉन्डिंग है। तो जी, नाइट्रोजिनस बेस के बीच में ये जो बॉन्ड है ना, ये अपने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये पहली बॉन्डिंग अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बट यहां पर ध्यान रखना, ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जी और सी के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आप याद रखना। तो पहली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब दूसरी बॉन्डिंग की बात करते हैं। देखो जी, ये अपना क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है। नाइट्रोजिनस बेस है मतलब इसमें नाइट्रोजन तो होगी ही होगी। ठीक है जी, ये देखते हैं, कुछ इस तरीके से देखते हैं। देखो,
ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, ये नाइट्रोजिनस बेस है, ये नाइट्रोजिनस बेस है। अब नाइट्रोजिनस बेस है तो इसमें नाइट्रोजन तो होगी ही होगी। अब इसके नाइट्रोजन से क्या जुड़ रही है? शुगर। और ग्रीक भाषा में शुगर के लिए वर्ड यूज होता है ग्लाइको, है ना, ग्लाइकोज, ग्लूकोज, पता ही है ना आपको। तो एन कहां से आया? इसके नाइट्रोजन से, नाइट्रोजिनस बेस का। ग्लाइको वर्ड ग्रीक भाषा में इसका मतलब क्या है? शुगर। तो मतलब शुगर और इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गई। ये अपना ये वाला हो गया 2 नंबर वाला। ठीक है, 3 नंबर वाला देखते हैं भाई, फॉस्फेट। यहां पर होता है फॉस्फोडाइएस्टर। डाई मतलब दो एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं। देखो जी, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये एक एस्टर बॉन्ड, ये दूसरा एस्टर बॉन्ड, तो फॉस्फोडाइएस्टर। ये अपने को याद हो जाएगा, सारी बॉन्डिंग अपने को समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब डीएनए को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। देखो जी, ये अपना डीएनए है। ठीक है जी, अब यहां पर 1 टर्न की बात की गई है। ये कैसे है? देखो जी, मान लो यहां पर ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट। अब यहां से सीधी लाइन खींचो, ये पॉइंट कहां पर रिपीट होगा, कहां पर रिपीट होगा? ये यहां पर रिपीट हो रहा है, तो इसी को 1 टर्न बोल देते हैं। सेम यहां से देख लेते हैं। देखो जी, ये पॉइंट यहां पर आ रहा है, यहां से सीधी 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 लाइन खींचो, ये लगभग यहां पर रिपीट होगा, तो ये भी क्या हो जाएगी? 1 टर्न हो जाएगी। तो हमने 1 टर्न देख ली क्या होती है। ठीक है, ये अपने क्या है? बेस पेयर हैं। ये अपने क्या है? बेस पेयर हैं। तो 2 बेस पेयर के बीच जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अब एक टर्न में कितने बेस पेयर आते हैं? 10 बेस पेयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भाई डायग्राम बनाया है, इनको मत गिनने लग जाना। मतलब 10 बेस पेयर आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आते हैं। तो 2 के बीच में अगर इतना डिस्टेंस है तो 10 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हम उसको 10 से मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे, 34 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। तो 1 टर्न की ये लेंथ हमने निकाल ली, 34 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर देखो, ये डीएनए का डायमीटर कहलाता है, ये डिस्टेंस, और ये कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखो, ये तो कुछ नहीं है, ये याद हो गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये याद आपको होनी चाहिए। एनसीईआरटी में लिखी हुई है, सारी आपको याद होनी चाहिए ये। दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, जिसका एनसीईआरटी में कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिखाई देगा। अब इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, इसके लिए हम पहले इसकी मदद लेंगे। देखो जी, कुछ नहीं है ये, इसको ऐसे समझो कि आपकी मम्मी, मेरी मम्मी घर में स्वेटर बनाती है ना, सर्दियों में स्वेटर बुनती हैं, तो ऊन का गोला होता है वो। ठीक है, तो ये ऊन का गोला है। अब इसमें से वो ऊन पकड़ के आप धागा खोलते चले जाओ, खोलते चले जाओ, खोलते चले जाओ, कुछ इस तरीके से इसको समझ सकते हो। तो क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम में से निकला क्या? क्रोमेटिन, धागा खोल दिया। फिर उसको और आप बारीकी से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि हिस्टोन प्रोटीन है, ये लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं, इस पे क्या है? डीएनए लिपटा हुआ है। और ये फिर आगे हमने डीएनए बिल्कुल बारीक तरीके से डीएनए देख लिया है। तो देखो, ये धागा है, ये धागा है, इस पर ऐसा नहीं लग रहा मोती लगे हुए हैं? तो यही अंग्रेजी में एनसीईआरटी क्या लिखती है कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स क्या है? मोती लगे हुए हैं, स्ट्रिंग यानी धागे पे मोती लगे हुए हैं, ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग दिखाई दे रहे हैं। यही डायग्राम कुछ इस तरीके से एनसीईआरटी में दिखाया गया है। ठीक है, अब ये हिस्टोन और डीएनए का रिश्ता हम समझते हैं। देखो जी, पहली बात तो यही है, हिस्टोन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव तो अच्छे से एक दूसरे से ये लिपट जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, ये बात होगी बेसिक। अब हम हिस्टोन को थोड़ा समझने चाहते हैं, और हम देखना चाहते हैं कि इस डायग्राम में आखिर क्या क्या दिखाया गया है। यहां पर इस डायग्राम को हम रख लेते हैं जी, एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत प्यारी बात है। देखो जी, हिस्टोन प्रोटीन की बात कर रहे हैं। हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। एक H1, एक H2A, एक H2B, एक H3, एक H4। H1 के नीचे मैंने लिखा है L, क्योंकि ये लिंकर डीएनए होता है। देखो जी, ये है H1, ये है H1, ये देखो कैसे डीएनए को लिंक कर रहा है, इसीलिए इसको लिंकर डीएनए बोलते हैं। देखो, हिस्टोन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? यहाँ पे जो H1 है ना, लिंकर है, वो ये वाला है। बाकी सारे हिस्टोन प्रोटीन इस हरे वाले गोले में समाये हुए हैं। ठीक है, कैसे समाये हुए हैं? देखो जी, हिस्टोन ऑक्टामर बना के समाये हुए हैं। ये वाले 4 हिस्टोन ऑक्टामर बना के इसमें समाये हुए हैं। और कैसे? इन चारों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 दूनी हो जाएगा 8। ऑक्टा का मतलब क्या होता है? 8। तो इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन है। क्या देख लिया हमने? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, सिंपल। और H1 कहां है? ये लिंकर है। ठीक है जी, अब
ये सारा मिलके, माल मसाला मिलके कि ये हिस्टोन ओक्टामर, ये डीएनए जो लिपटा हुआ है और ये लिंकर वाला हिस्टोन, ये हिस्टोन प्रोटीन, ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोसोम बना रहे हैं। तो न्यूक्लियोसोम, ये टोटल न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या क्या है, एक तो H1 लिंकर है, बहुत बढ़िया बात है। हिस्टोन ओक्टामर है, ये बीच में हरा गोला है, बहुत बढ़िया बात है। और ये डीएनए जो लिपटा हुआ है ये है। अब बात है कितना डीएनए है, बिल्कुल आपको याद रखना है कि एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर डीएनए होता है। ये आपका न्यूक्लियोसोम है, ठीक है जी। अब न्यूक्लियोसोम 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 से आप क्रोमेटिन बना दोगे, फिर एंड में आप क्रोमोसोम बना दोगे। पूरा समझ में आ गया, ठीक है। अब एक, अबे यार क्या गिर गया ये, माफ कीजिए, ठीक है। अब एक ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये याद करना कि यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन, यू मतलब सच्चा, तो लूजली पैक्ड है। हेटेरो मतलब है ना, हेटेरो उलझा सा हुआ है, टाइटली पैक्ड है, ठीक है जी। ये अपने को याद ऐसे हो जाएगा। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखो जी, आज के ज़माने में आप आसानी से बता देते हो कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, बट जब किसी को कुछ नहीं पता था तो किसी ने कैसे ढूंढा, सर्च ढूंढा होगा कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है। तो इसको लेके क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए, किस किस ने किए, वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो जी, सबसे पहले आता है इसमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यह किस साइंटिस्ट ने दिया था, 1928 में, किसने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। देखो जी, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने काम किया था एक बैक्टीरिया पे जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम का बैक्टीरिया दो तरीके का हो सकता था। S4 स्मूथ कॉलोनी इसकी हो सकती थी, R4 रफ कॉलोनी हो सकती थी। अब ये स्मूथ क्यों है, ये रफ क्यों है, इसका रीजन क्या है। देखो जी, स्मूथ का मतलब है चिपचिपा है, मतलब इसके बाहर मॉइस्चराइजर वैसलीन लगा दी है, चिपचिपा है। ये क्यों चिपचिपा है, क्योंकि इसके बाहर म्यूकस की कोटिंग है। म्यूकस की कोटिंग है मतलब इसके बाहर कैप्सूल है, इसीलिए ये कैप्सूलेटेड है। और इसके बाहर म्यूकस की कोई कोटिंग नहीं है। अब म्यूकस यानी चिपचिपा ही होता है ना म्यूकस, तो म्यूकस की कोटिंग ही नहीं है, तो ये रफ हो जाएगा, मतलब इसके बाहर कैप्सूल नहीं है। ये नॉन कैप्सूलेटेड है, ये कैप्सूलेटेड है। अब यहां पर लिखा गया है कि जिसके बाहर कैप्सूल है वो वायरुलेंट मतलब खतरनाक होता है, और जिसके बाहर कैप्सूल नहीं है वो नॉन वायरुलेंट मतलब खतरनाक नहीं होता है। इसका क्या कारण हो सकता है, देखो जी, मान लेते हैं इन दोनों बैक्टीरिया ने मेरे अंदर प्रवेश पा लिया, मेरे को इन्फेक्शन इन दोनों बैक्टीरिया से करवा दिया, ठीक है जी। अब इन दोनों के खिलाफ मेरी शरीर के अंदर की इम्यूनिटी काम करेगी, इसको भी मारने की कोशिश करेगी, इसको भी मारने की कोशिश करेगी। अब जाहिर सी बात है, इसके बाहर क्या है, म्यूकस की कोटिंग है, तो इसको मेरी इम्यूनिटी नहीं मार पाएगी, क्योंकि ये कवच लेके आया है, ये शील्ड लेके आया है, तो ये बच जाएगा, ये बीमारी फैला देगा। इसके बाहर कोई शील्ड नहीं है तो मेरी इम्यूनिटी इसको मार देगी, इसीलिए खतरनाक नहीं है और ये बच जाएगा, खतरनाक है, बीमारी फैलाएगा। ठीक है जी, इतनी बात अपने को समझ में आ चुकी है। अब हम क्या देखने वाले हैं, यही रफ स्मूथ का खेल देखने वाले हैं। बड़ा ही सिंपल चीजें हैं, है ना, बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगी। देखो जी, रफ वाले से चूहे को इन्फेक्शन कराया, रफ वाला तो बीमारी फैला ही नहीं सकता, तो चूहे को कुछ भी नहीं होगा, चूहा जिंदा रहेगा। नेक्स्ट, स्मूथ वाले से चूहे को इन्फेक्शन कराया, स्मूथ वाला तो खतरनाक है, देख लिया हमने, इसके बाहर कैप्सूल है, खतरनाक है, तो चूहे को ये मार देगा। अब नेक्स्ट, ये स्मूथ वाला था, हमने इसे, है ना, गर्म करके, हीट करके किल कर दिया, हीट किल्ड कर दिया, तो अगर ये मर ही गया है मतलब इसका कैप्सूल जो है टूट चुका है, तो चूहे को कोई असर नहीं होगा, है ना, ये जिंदा रह जाएगा। जाहिर सी बात है, हीट से अगर हमने इसका कैप्सूल ही तोड़ दिया है तो चूहे को कोई असर नहीं होगा, ये ठीक इसकी तरह से काम करेगा और चूहा जिंदा रह जाएगा। अब यहां पर एक आश्चर्यजनक बात क्या देखने को मिली कि अगर हम रफ, ये भी नहीं मार सकता था चूहे को, ठीक है, और हीट किल्ड वाला स्मूथ, ये भी चूहे को नहीं मार सकता था। अगर इन दोनों को मिला के चूहे को देते हैं तो चूहा मर गया, यहां पर ऐसा कुछ हुआ। तो मतलब, इसका मतलब क्या है कि इस हीट किल्ड वाले में से कुछ तो ऐसी चीज है जो इस रफ वाले में गई है, और इसने क्या किया है, फिर इस रफ वाले के बाहर कैप्सूल बनवा दिया है। अब ये रफ वाला खतरनाक हो गया है और इसने चूहे को मार दिया है। तो सवाल ये है कि यहां से कुछ तो ऐसा गया है, अब क्या गया है हमें नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता
है। ठीक है, अब ध्यान रखना ये बातें किस पे चल रही हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे चल रही हैं। अब बाद में साइंटिस्ट आते हैं कौन से, एवरी मैक्लोइड मैकार्टी, जिन्होंने 1933 से 1944 तक काम किया और उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में आखिर क्या गया है। ठीक है जी, अब इसको अंग्रेजी में कैसे लिख देंगे, देखो यहां से यहां जो गया है, इन साइंटिस्ट ने उसका केमिकल नेचर, उसका क्या केमिकल नेचर पता लगाने की कोशिश की। और ये बातें किस में चल रही हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बातें चल रही हैं, तो बायो लिखना जरूरी है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बातें हैं। तो जो यहां से यहां गया है उसका केमिकल नेचर, और बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी कैरेक्टराइजेशन, उसके नेचर की कैरेक्टराइजेशन करने की कोशिश की। इसीलिए इनके एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ गया क्या, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। अब इनका एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, देखो इनको शक क्या था कि जो यहां से यहां गया है वो प्रोटीन है, इनका शक ये था प्रोटीन है, बट एक्सपेरिमेंट कैसे किया वो हम देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं। चलो जी, आपका काम हो गया है। अब हम एवरी मैक्लोइड मैकार्टी बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, और इसी बैक्टीरिया पर काम चल रहा है, इसी बैक्टीरिया पर। चलो जी, इसको भी यहां पे रख देते हैं। अब देखो एक्सपेरिमेंट सिंपल सा है, यहां से यहां कुछ गया है। अब अपने को नहीं पता क्या गया है, डीएनए गया है, आरएनए गया है, प्रोटीन गया है, अपने को नहीं पता। अपने को पता लगाना है कि यहां से यहां क्या गया है, और वही ये एक्सपेरिमेंट बोलता है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, देखो जी, जैसे वहां बैक्टीरिया का एग्जाम्पल था, या कमरे का एग्जाम्पल सोच लेते हैं। ठीक है जी, कमरे का एग्जाम्पल सोच लेते हैं कि इस कमरे में से इस कमरे में कोई इंसान गया है। इस कमरे में 3 इंसान थे, एक प्रोटीन नाम का, P4 प्रोटीन नाम का, एक आरएनए नाम का, एक D4 डीएनए नाम का। इस कमरे में 3 इंसान थे, और इस कमरे में इन तीनों में से कोई एक इंसान गया है। कौन गया है हमें नहीं पता है, यही अपने को पता लगाना है। तो क्या हम ये तरीका लगा सकते हैं कि एक बार इस प्रोटीन वाले इंसान को मार देते हैं, एक बार इसको मार देते हैं, एक बार इसको मार देते हैं, है ना? 3 केस देख लिए, फिर देखते हैं कोई जाएगा कि नहीं जाएगा। देखो पहले केस में हमने प्रोटीन को मार दिया। प्रोटीन को कैसे मारा, उसके डाइजेस्टिव एंजाइम से, प्रोटीएज का यूज करके। तो अगर प्रोटीन वाला इंसान मर गया है, हमने क्या पाया, फिर भी यहां से यहां कोई जा रहा है पहले केस में, मतलब भाई प्रोटीन तो नहीं हो सकता। सेकंड, हमने आरएनए वाले इंसान को मार दिया, हमने क्या पाया, फिर भी यहां से यहां कोई जा रहा है। प्रोटीन की तो प्रोबेबिलिटी पहले ही खत्म होगी, तो आरएनए की भी खत्म होगी। हमने तीसरे केस में क्या देखा कि अगर हम डीएनए वाले इंसान को मारते हैं तो यहां से यहां कोई नहीं जा रहा है। मतलब इससे पता लग गया भाई, डीएनए ही वो इंसान है जो यहां से यहां जा रहा था, डीएनए ही वो इंसान है। ठीक है, बट यहां पर दिक्कत क्या है, अब यहां पर पता तो लग गया, यहां पर पता तो लग गया कि डीएनए ही वो इंसान है, मतलब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। बट दिक्कत क्या हो गई, ये बातें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया में हो रही हैं। अब प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई में, वहां कौन बताएगा कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो वहां बताने के लिए आते हैं हर्शे एंड चेज। इन्होंने क्या दिया, अनइक्विवोकल प्रूफ। अनइक्विवोकल मतलब जिस पे शक ना किया जा सके, इन्होंने दिया अनइक्विवोकल प्रूफ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब इनका एक्सपेरिमेंट हम देखना चाहते हैं कि एनसीईआरटी में कैसे दिया गया है, हर्शे एंड चेज वाला। देखो यहां पर क्या क्या दिया गया है, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ये वायरस है, ये वायरस है, ये भी वायरस है, सेम सेम से दिख रहे हैं। इनमें क्या फर्क है बताऊंगा अभी, ठीक है? ये वायरस है, ये वायरस है, और ये वायरस कौन से हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस है। बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। देखो जी, ऐसा वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करे, प्लांट वायरस। ऐसा वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करे, एनिमल वायरस। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, उसको बोल देते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये वायरस है, ये वायरस है। अपने को पता है कि वायरस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, प्लस और क्या होता है, प्रोटीन। वायरस के अंदर दो ही चीजें होती हैं, एक उसका जेनेटिक मटेरियल, एक प्रोटीन। आप देख पा रहे हो, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका बाहर प्रोटीन है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये बाहर इसका अब प्रोटीन है। ठीक है जी, अब
अब प्रोटीन के अंदर होता है सल्फर, प्रोटीन के अंदर होता है सल्फर, और डीएनए के अंदर होता है फास्फोरस। ये तो हम देख चुके हैं ना, डीएनए के अंदर देखो ये फास्फोरस फास्फोरस होता है। ये बात भी अपने को पता चल गई कि प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है, डीएनए के अंदर फास्फोरस होता है। ठीक है, अब आपका सवाल होना चाहिए कि ये लाल रंग काला रंग इधर उल्टा हो गया है, लाल रंग काला रंग, ये हमने क्यों किया है? देखो जी, हमें डाउट है कि प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, ये ग्रीन कलर वाले क्या है? बैक्टीरिया है। हमें डाउट है प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर जाएगा या जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए जाएगा, अपने को ये डाउट है। बेसिकली हम यहां देखने चाहते हैं कि इसके अंदर ये फास्फोरस जाएगा या सल्फर जाएगा। फास्फोरस या सल्फर के बेस पे हम प्रोटीन या डीएनए का पता लगा लेंगे। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं कि एक केस में हम दिवाली वाली लड़ियां होती है ना जिनपे लाइट जलती हैं, एक केस में हम दिवाली वाली लड़ियां किस पे लगा देते हैं? प्रोटीन पे लगा देते हैं, प्रोटीन पे यानी सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर यानी प्रोटीन पे हमने दिवाली वाली लड़ियां लगा दी। और दूसरे केस में हमने दिवाली वाली लड़ियां जो जलती हैं वो हमने किस पे लगा दी? डीएनए पे लगा दी, रेडियो एक्टिव फास्फोरस। अब इन्फेक्शन कराया गया बैक्टीरिया में, ये ग्रीन कलर के बैक्टीरिया हैं। ठीक है जी, अब सिंपली चेक कर लो, ये वाला केस देखो, ये वाला केस देखो, हमने क्या देखा कि अंदर बैक्टीरिया के अंदर दिवाली वाली लड़ियां नहीं जल रही हैं, नहीं जल रही हैं, मतलब दिवाली वाली लड़ियां बाहर रह गई हैं। और दिवाली वाली लड़ियां किस पे लगाई थी? हमने प्रोटीन पे लगाई थी, तो प्रोटीन बाहर रह गया है, मतलब प्रोटीन अंदर नहीं गया है। इस वाले केस में क्या हमने देखा कि दिवाली वाली लड़ियां अंदर जल रही हैं, मतलब जो अंदर पहुंचा है वो क्या है? वो डीएनए है ना। यहां पे हमने डीएनए पे लगाई थी ना लड़ियां, ये इस पे लगाई थी, फास्फोरस पे लगाई थी, तो इससे हमें पता लग गया कि डीएनए है जो अंदर जाता है, जो इन्फेक्शन करता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये अनइक्विवोकल प्रूफ इन्होंने दे दिया कि कोई शक नहीं है भाई, हमने सब में बता दिया, इंसान हो, एनिमल हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, सब में ही जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? क्या होगा? डीएनए होगा। और ये सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल यहां पे खत्म होती है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। इसका मतलब क्या है कि जब रेप्लिकेशन होती है तो जो डीएनए है वो सेमी मतलब आधा कंजर्व हो जाता है। ठीक है, इसको हम समझेंगे कैसे? देखो जी, इसको सबसे पहले प्रपोज किया वॉटसन एंड क्रिक ने, और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया किसने? मेसेल्सन एंड स्टाहल ने 1958 में। अब मेसेल्सन एंड स्टाहल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था जी? ई कोलाई पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो हम देखने जा रहे हैं। देखो, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, अगर इसे जिंदा रहना है, आगे ग्रो करना है, तो इसे अपना डीएनए बनाना पड़ेगा। और हमें पता है डीएनए के अंदर क्या क्या होता है। डीएनए के अंदर ये नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, शुगर होते हैं और फॉस्फेट होते हैं। तो डीएनए के अंदर होते हैं नाइट्रोजिनस बेस। अब नाम में यार है नाइट्रोजिनस, मतलब इसमें नाइट्रोजन होगी। तो अगर ई कोलाई को अपना डीएनए बनाना है तो इसे नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, तो इसको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं? इस ई कोलाई को इस NH4Cl सॉल्यूशन में डाल देते हैं, जहां पर नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है। नॉर्मली नाइट्रोजन 14 होती है ना, हमने हैवी आइसोटोप दे दिया इसको 15 वाला। देसी भाषा में समझते हैं 15 किलो वाली नाइट्रोजन इसको दे दी। तो भाई सिंपल सी बात है, ई कोलाई के पास अवेलेबल ही 15 किलो वाली नाइट्रोजन है, तो अब ये जो डीएनए बनाएगा उसमें 15 किलो वाली नाइट्रोजन ही होगी। देखो ये डीएनए की डबल स्टैंड बना दी है, 15 किलो 15 किलो, क्योंकि अवेलेबल ही ये है। अब हम क्या करते हैं, ये 15 किलो वाली नाइट्रोजन हटा के हम ये 14 किलो वाली नाइट्रोजन इस सॉल्यूशन में इसको डाल देते हैं। अब जाहिर सी बात है, इसको यही नाइट्रोजन उठानी पड़ेगी। तो ई कोलाई डिवाइड कितनी देर में करता है? ये 20 मिनट बाद डिवाइड करेगा। तो हमने ऑब्जर्व किया ये रिजल्ट। देखो जी, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी मतलब देखो पुराने वाली आधी कंजर्व होगी, एक नई बन रही है। नई 14 वाली क्यों है? क्योंकि अवेलेबल ही 14 है। सेम यहां पे हो रहा है। अब ये फिर से 20 मिनट में डिवाइड करेगा। देखो जी, ये टोटल टाइम है 20 मिनट प्लस 20 मिनट 40 हो गया। ठीक है, हमने क्या ऑब्जर्व किया? फिर से वही सेमी कंजर्वेटिव कि एक पुरानी है फिर उसके साथ नई बनी, फिर एक पुरानी है उसके साथ नई बनी। तो यहां अपनी भाई सेमी कंजर्वेटिव वाली बात प्रूव हो रही है। सेमी मतलब आधा हर बार कंजर्व हो रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आना चाहिए कि इनको हम आंखों से देख थोड़ी सकते हैं, तो हमने कैसे बता दिया भाई ये 15 15 15 14 कैसे बता दिया? तो क्या
हम एक चीज कर सकते हैं कि इनको तराजू में तोल लेते हैं कि ये 15-15 ये 30 किलो हो जाएगा, ये 15-14 कितना है 29 किलो हो जाएगा, और ये 14-14 ये 28 किलो, ये 15-14 29 किलो। तो क्या वजन करके हम बता सकते हैं यहाँ पे ऐसा हुआ होगा, यहाँ पे ऐसा हुआ होगा, यहाँ पे ऐसा हुआ होगा? तो वजन कैसे करेंगे? एनसीईआरटी लिखती है कि डेंसिटी देख लेते हैं हम, जहां डेंसिटी देखो, यहाँ हाई डेंसिटी आएगी, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, ठीक है। सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट के तौर पे यहाँ पर यूज करते हैं। अब देखो इसी टॉपिक में एनसीईआरटी में एक और साइंटिस्ट का नाम आता है कि इन्होंने भी सिमिलर अटेम्प्ट किए थे, टेलर एंड उनके कलीग्स ने। ये साइंटिस्ट का नाम है 1958 में। किस पे काम किया था इन्होंने? प्लांट्स पे काम किया था, ठीक है। कौन से? विसिया फाबा, फाबा बीन्स, भाई ये याद ही रखना आ सकता है। रेडियो एक्टिव थाइमिडिन का इन्होंने यूज किया था, ठीक है। तीनों ही चीज क्वेश्चन पूछे जाने लायक है, ये भी 1958 भी, विसिया फाबा, फाबा बीन्स भी, और रेडियो एक्टिव थाइमिडिन भी, ठीक है जी।